हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 10 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि क्लास 6 का ज्योग्राफी भी हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रुपये खर्च किए हुए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम के विषय में सही है। बताना है कि मौसम के विषय में कौन सा यहाँ पे कथन सही है। पहला है, यह लंबी अवधि में बदलता है। कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। यह अल्प अवधि में बदलता है। बी कथन है कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम घटक होते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग ये सभी मौसम के घटक होते हैं। सी कथन है कि मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। ये भी कथन सही है। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी स्थान विशेष और समय पर तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के अल्प अवधि के वायुमंडलीय परिस्थितियाँ उस स्थान पर मौसम कहलाती हैं। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि मौसम के घटक कहलाते हैं। मौसम के अध्ययन के विज्ञान को मौसम विज्ञान कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, जलवायु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बताना है जलवायु के बारे में कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि विभिन्नताएं जो दिन प्रतिदिन के आधार पर घटित होती हैं। कथन गलत है, ध्यान रखना है। विभिन्नताएं जो दिन प्रतिदिन के आधार पर घटित होती हैं उसे मौसम कह सकते हैं। बी कथन है कि यह औसत मौसम की स्थिति होती है। ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। जलवायु क्या है? यह औसत मौसम की स्थिति होती है। कई वर्षों का औसत मौसम लेकर के हम लोग डिसाइड कर पाते हैं वहाँ की जलवायु के बारे में। जलवायु चार्ट औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड है। ये भी कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो बी और सी सही है, अर्थात इसका सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो कि एक लंबे समय से बना रहता है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उसे उस स्थान की जलवायु कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक कारकों में से जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, प्रचलित पवन की दिशा, विषुवत रेखा से दूरी, एक से अधिक में से कोई नहीं। सही आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखना है कि भौगोलिक कारकों में से कौन कौन सा जलवायु को प्रभावित करता है। तो समुद्र से दूरी है, प्रचलित पवन की दिशा है, विषुवत रेखा से दूरी है, साथ ही साथ आप रख सकते हैं पर्वतें। ये सभी देखेंगे कि कहीं का भी या किसी भी स्थान का भौगोलिक कारकों में से ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके बारे में और ध्यान रखिएगा। समुद्र जलवायु को प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडे और नम्र होते हैं, ठीक है। गर्म महासागरीय धाराएं जलवायु को गर्म और नम बनाती हैं। समुद्र महासागर की ओर से प्रचलित पवनों की दिशा तटीय क्षेत्रों में वर्षा और आंतरिक क्षेत्रों में शुष्क मौसम लाती हैं। पर्वतों को निचले क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त होती है क्योंकि पर्वतों के शीर्ष पर तापमान समुद्र तल से कम होता है, ठीक है। तो पर्वत भी हो गए यहाँ पे, ठीक है। महासागरीय धाराएं भी हो गई, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे समुद्र, ये सभी क्या कर रहे हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा भी ध्यान दीजिएगा, ये भी इसमें शामिल होता है। देखिएगा, विषुवत रेखा से दूरी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। विषुवत रेखा पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान से अधिक धूप प्राप्त करती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अनुकूलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है, यह एक जीव की विशेष लक्षणों को विकसित करने की प्रवृत्ति है। दूसरा है, अस्थायी अनुकूलन वंशागत होता है। एक और दो दोनों सही है, या एक से अधिक होगा, इनसे कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है कि यह एक जीव की विशेष लक्षणों को विकसित करने की प्रवृत्ति है। ये कथन सही है, ध्यान रखिएगा। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक जीव की विशेष लक्षणों को विकसित करने की प्रवृत्ति होती है, ट्रेंड होती है, ठीक है। ये कथन सही है।
और दूसरा कथन दे रखा है कि अस्थायी अनुकूलन वंशागत होता है। ठीक है, अस्थायी, माफ़ कीजिएगा, अस्थायी अनुकूलन वंशागत होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अनुकूलन वंशागत होता है, ये कथन गलत है। ध्यान रखना है कि अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। अस्थायी में क्या होता है कि इसका अनुवांशिक आधार होता है और यह व्यष्टियों में अस्थायी परिवर्तन का कारण बनता है। जबकि अस्थायी के बारे में बात करें तो यह एक अल्पकालिक अनुकूलन होता है और यह वंशागत नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी होता है ना, ये वंशागत नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला कथन यहाँ पे सही है। आइए जानकारी थोड़ा सा लेते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। जंतु उन स्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक कोई अगर सर्द है, बहुत ज़्यादा ठंड है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऐसे जलवायु में जीवित रहने वाले जो भी जंतु हैं उसमें स्वयं को चरम शीत या फिर ताप से बचाने के लिए क्या होना चाहिए, विशेष गुण होना चाहिए। ठीक है, अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अस्थायी, इसका अनुवांशिक आधार होता है और यह व्यष्टियों में अस्थायी परिवर्तन का कारण बनता है। वहीं बात करें अस्थायी, यह एक अल्पकालिक अनुकूलन है और यह वंशागत ये नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस अध्याय से सिर्फ एक सवाल और है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चैप्टर बच रहा है, थोड़ा सा 11 चैप्टर, इसमें देख लेंगे कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा छोटा चैप्टर है ये। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं बनते। चलिए एक सवाल और यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, 4 के बाद 5 होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा हम कन्फ्यूज हुए यहाँ पे। ठीक है, ये 5वें नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। पहला दे रखा है पेंगुइन, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वृक्षीय जंतु वृक्ष पर रहते हैं। बंदर उष्णकटिबंधीय वन में देखने को मिलते हैं। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला बिल्कुल सही है कि पेंगुइन जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। वृक्षीय जो जंतु वृक्ष पर जो रहते हैं उसे वृक्षीय कहते हैं, बिल्कुल ये सही है। ध्यान रखना है कि ऐसे जीव जंतु जो वृक्ष पर रहते हैं उसे वृक्षीय जीव कहते हैं, ये सही है। बंदर, ये आपको उष्णकटिबंधीय वन में देखने को मिलेगा। तीनों यहाँ पे सही मेल किया हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शेर की पूंछ वाला लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एब भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में रहता है। इसकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता इसकी चांदी जैसा सफ़ेद ऑयल है ना। ऑयल जो होता है ना, आंखों पर ऊपर होता है, जो सिर के चारों ओर, गालों और थोड़ी तक ये घेरे रहते हैं। ठीक है, अनेक जंतुओं वृक्षों पर रहने के लिए वृक्षीय अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वह रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की पूंछ लंबी होती हैं, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ फिलहाल यहाँ पे इसका सही आंसर डी है यहाँ। चलिए एक चैप्टर और है, इसमें आखिरी चैप्टर है, अभी छोटा सा चैप्टर ये भी है, पवन, तूफान और चक्रवात। इसमें भी 2-4 सवाल हैं, इसको देख लेते हैं। इस बार हम लोग फिर क्लास 8 का शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। क्षोभ मंडल में यहाँ पे बादल वर्षा देखने को मिलती है। समताप मंडल में ओजोन परत देखने को मिलता है। और मध्य मंडल कह रहा है यहाँ पे कि तापमान ऊंचाई के साथ यहाँ बढ़ता है। कौन सा कथन सही बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला तो सही दिख रहा है। ठीक है, कि क्षोभ मंडल, यहाँ पे क्षोभ मंडल में ही बादल वर्षा, अधिकांश जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं यहीं पे मौजूद होती हैं, तो ये सही दिख रहा है। समताप मंडल में ही देखेंगे ओजोन मंडल स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो समताप मंडल है, इस परत में सुपरसोनिक विमान भी उड़ान भरते हैं। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल के मध्य क्षेत्र में स्थित होता है, ये कथन यहाँ पे सही दिख रहा है। और मध्य मंडल देखेंगे कि ये कथन गलत दिख रहा है, क्योंकि तापमान ऊंचाई के साथ कहाँ भी बढ़ता है, तापमंडल में, जिसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही मिलान किया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्षोभ मंडल अधिकांश वायुमंडलीय वायु क्षोभ मंडल में मौजूद हैं। बादल, वर्षा, हिमपात क्षोभ मंडल में देखे जाते हैं। समताप मंडल, जलवाष्प बहुत कम होती है, इस परत में सुपरसोनिक विमान उड़ान भरते हैं। ओजोन परत के बारे में बात करें तो ये समताप मंडल के मध्य क्षेत्र में स्थित है। तापमंडल, थर्मोस्फीयर से कहते हैं, तापमान ऊंचाई के साथ यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बारे में बताना है यहाँ पे, कौन सा कथन सही है। पहला है कि पृथ्वी पर वायु दाब
पृथ्वी पर वायु द्वारा दबाव डाला जाता है, कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, डिस्कस करते चलते हैं। पृथ्वी पर वायु क्या कर रहा है, वायु द्वारा दबाव डाला जाता है, ये कथन सही है। ठीक है, यह पवनों का सृजन करता है। ठीक है, पवन मतलब हवा जो गति से बहती गतिशील होती हैं, क्या उनका ये निर्माण करती है, सृजन करती हैं, बिल्कुल सही है। वायु दाब ही की वजह से तो पवन का निर्माण होता है ना। वायु जो देखेंगे कि सृजन किसके द्वारा होता है, ये वायु दाब की वजह से ही होता है ना। तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर सी कथन दे रखा है कि यह मौसम को प्रभावित नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है। वायुमंडलीय दाब देखेंगे कि यह मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पे कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर किसी बिंदु पर वायु दाब द्वारा दबाव डाले जाने को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। निम्नलिखित कारणों से वायु दाब महत्वपूर्ण है। पहला है, यह पवनों को सृजन करते हैं, गतिशील वायु ही पवन बन जाती हैं। वायुमंडलीय दाब में अंतर पृथ्वी की पवन प्रणाली को जन्म देते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब में जो अंतर होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो कहते हैं हम लोग, उसके पीछे जो डिफरेंस है उसी वजह से क्या होता है यहाँ पे पवन प्रणाली जो पवन सिस्टम है वो इसका जन्म होता है यहाँ पे। यह मौसम को प्रभावित करता है। मौसम में परिवर्तन वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, फिर है मौसम का पूर्वानुमान। वायु दाब में परिवर्तन मौसम पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु की गति और दिशा से प्रभावित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो वायु की गति और दिशा से प्रभावित नहीं है। पहला है दाब प्रवणता, घर्षण, कोरियोलिस प्रभाव, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि दाब प्रवणता, घर्षण, कोरियोलिस बल, ये तीनों देखेंगे कि वायु की गति और दिशा दोनों को यह प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है कि नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा यह तीनों करता है। वायु की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक हैं दाब प्रवणता, घर्षण, कोरियोलिस प्रभाव। ठीक है, आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बहती हुई या गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन की 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा मंद समीर से और 700 से लेकर 800 किलोमीटर पर घंटा जो टर्नेडो का स्पीड हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। पवन की गति और दिशा निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे कि दाब प्रवणता, घर्षण, कोरियोलिस प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि तड़ित झंझा के बनने के लिए क्या परिस्थितियां आवश्यक हैं। आर्द्रता, तेजी से ऊपर उठती हुई गर्म वायु, समुद्र समीर या फिर पर्वतें, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है यहाँ पे कि तड़ित झंझा बनने के लिए, ठीक है, जो गरजता लगता है ना, जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, उसे बनने के लिए क्या परिस्थितियां आवश्यक होती हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तड़ित झंझा बनने के लिए आर्द्रता, ठीक है, ये जरूरी है। तेजी से ऊपर उठती हुई गर्म वायु, ये भी जरूरी है। और समुद्री समीर या पर्वतें, ये होना जरूरी है। ये सभी परिस्थितियाँ जरूरत है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तड़ित झंझावतों का विकास होता है। एक तड़ित झंझा के गठन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती हैं। पहला आर्द्रता, दूसरा है तेजी से ऊपर उठती हुई गर्म वायु, समुद्र समीर या पर्वतें, गिरते हुए जल के साथ तीव्र वेग में ऊपर उठती हुई गर्म वायु की परस्पर क्रिया से ध्वनि, बिजली, भारी वर्षा और तेज पवन के तीव्र बहाव के तड़ित झंझा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आर्द्रता, तेजी से ऊपर उठती हुई गर्म वायु और समुद्र समीर या पर्वतें। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कि गिरते हुए जल के साथ तीव्र वेग से या तीव्र वेग में ऊपर उठती हुई गर्म वायु की परस्पर क्रिया से ध्वनि, बिजली, भारी वर्षा और तेज पवन के तीव्र बहाव को तड़ित झंझा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चक्रवातों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला दे रखा है कि वे उच्च गति के पवनों के साथ निम्न दाब वाले तंत्र हैं। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चक्रवात के विषय में ये कथन सही है कि वे उच्च गति की पवनों के साथ निम्न दाब वाले तंत्र होते हैं। बी कथन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा वामावर्त होती है। ये कथन गलत है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है कि उच्च गति, ठीक है, उच्च गति की जो पवनें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती दिशा में घूमती हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान दीजिएगा, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में आपको याद रखना है कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं। ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में घूमती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। सी कथन दे रखा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये कथन सही है।
कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली पावरफुल होते हैं। ये सही है। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक निम्न दाब का तंत्र जिसके चारों ओर उच्च गति की पवनें घूमती रहती हैं चक्रवात कहा जाता है। उच्च गति की पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामवर्ती दिशा में घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं। दक्षिण में दक्षिणावर्ती और उत्तर में वामवर्त, यानी कि अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। वायु की गति, वायु की दिशा, तापमान और आर्द्रता जैसे कारक चक्रवात के विकास में योगदान देते हैं। वायु की गति, वायु की दिशा, तापमान और आर्द्रता जैसे कारक हैं जो कि चक्रवात के विकास में योगदान देते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। ठीक है, चक्रवात का जो केंद्र होता है एक शांत क्षेत्र होता है और इसे चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विकसित होने वाले चक्रवात शीतोष्ण अक्षांशों से भिन्न होते हैं। ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विकसित होने के वाले चक्रवात शीतोष्ण अक्षांशों से भिन्न होते हैं। वही ध्यान रखना है कि सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट लाइन हुआ है, खैर कोई बात नहीं। ध्यान रखना है यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से दोनों चैप्टरों से 5 प्रश्न। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू आपको यहाँ पे वीडियो दिया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।